हेलो नमस्कार साथियों, विश्वास क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अपनी कहानी जो कल अपनों ने ख़त्म की थी वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। अपन यूरोपीय कंपनियां भारत में पढ़ रहे हैं, उसमें अपनों ने पुर्तगाली और डच और ब्रिटिश इनके बारे में जानकारी ले चुके हैं अपन अच्छे से। आज अपन अगली क्लास अगले जो पढ़ेंगे उस पर बात करते हैं। उसमें अपना जो क्रम आएगा वो आएगा डेन, और उसके बाद में फ्रांसिस, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और उसके बाद में अपन कल और आज का रिवाइज कर लेते हैं। तो ये अपन शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लगातार पढ़ रहे होंगे और रिवाइज भी कर रहे होंगे। तो इनके बारे में बात की जाए तो ये डेनमार्क के निवासी थे। डेनमार्क भारत में अंग्रेजों के बाद में आए। अंग्रेजों के बाद 1616 आते हैं। उसके बाद में इनकी प्रथम फैक्ट्री ट्रांकोबार ट्रांकोबार में स्थित होती है। उसके बाद में इनका हेडक्वार्टर या मुख्यालय श्री रामपुर में होता है। ये चार फैक्ट इनके बारे में इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में इनकी जो नौसेना है ये कमज़ोर होती है, इसकी वजह से ये भारत में टिक नहीं पाते हैं। तो ये तीन चार फैक्ट इसके बारे में है जो पूछे जाते हैं। कब आते हैं? 1616 में। प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित करते हैं? ट्रांकोबार में। और इनका मुख्यालय कहाँ है? तो श्रीरामपुर। श्रीरामपुर पड़ता है बंगाल। और ये ट्रांकोबार कहाँ है? ये तंजौर में, तंजौर के आसपास। तो ये चार फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट है, इसलिए नोट डाउन कर लीजिए। कब आते हैं? 1616। डेनमार्क के कैसे? फैक्ट्री ट्रांकोबार में थी और मुख्यालय श्रीरामपुर में थी। ये चार फैक्ट आप नोट कीजिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं फ्रांसीसियों के बारे में। तो आपने नोट किए होंगे। इसके बाद में अपनी कहानी चलाते हैं अब फ्रांसिस की। फ्रांसिस इसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो 1664 की बात है। ये ईयर नोट डाउन करना नहीं होती। 1664 में ये भारत में प्रवेश करते हैं। और प्रथम फैक्ट्री 1668 में सूरत में। मैं आपको नोट कराऊंगा अच्छे से वैसे, पर ये मैं आपको बताता हूँ कि ये 1664 में आते हैं और प्रथम फैक्ट्री 1668 में सूरत में स्थापित करते हैं। दोस्तों इसका नाम होता है द इंडस ओरिएंटल। इस कंपनी का नाम है जो अपन नोट करेंगे, द इंडस ओरिएंटल इस कंपनी का नाम होता है। उसके बाद में दोस्तों फ्रांसीसियों के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा चुनौती अंग्रेजों को अगर किसी ने दी है तो इन्होंने दी। और सबसे ज़्यादा अंग्रेज परेशान थे भारत में उस समय तो फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में अनेक युद्ध हुए, जैसे कि उसमें कर्नाटक के 3 युद्ध है, वो अपन अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। उससे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, कब हुए, कौन सी संधि हुई और क्या क्या विशेष रहा, ये पूछे जाते हैं। उसके बाद में उन तीनों युद्धों के बीच में भी युद्ध होते हैं, जैसे सेंट टोमे का युद्ध होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध वॉर के समय, दूसरे का समय अंबुर का युद्ध होता है और तीसरे का समय वान डिवाश का युद्ध होता है। वान डिवाश का युद्ध इतना इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको अंग्रेज जीत जाते हैं और अंग्रेज जीतने के बाद भारत में फ्रांसीसी खत्म हो जाते हैं और भारत में सबसे सबसे बाद में आने वाले और सबसे पहले जाने वाले फ्रांसीसी थे। जैसा कि मैंने एक फैक्ट बताया था कि सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनी और सबसे बाद में जाने वाली वो थे पुर्तगाली। ऐसा ही एक फैक्ट है कि सबसे बाद में आने वाले यूरोपीय और सबसे पहले जाने वाले सब फ्रांसीसी थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपन नोट करते हैं। लिखिए आप, बात है 1664।
1664 भारत में। कंपनी का नाम होता है द इंडस ओरिएंटल। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहानी बताई कि प्रथम फैक्ट्री 1668 कहाँ पे? सूरत। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, अंग्रेज को परेशान, या यूं कहे जाए तो फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों कंपनी में मतभेद था। दोनों अपनी श्रेष्ठता को भारत में स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि कहा जाता है कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। वैसे ही बात थी कि उस समय, जैसे कि मैंने आपको बताया, पुर्तगाली वगैरह इतने मजबूत नहीं थे, परंतु जैसे ही अंग्रेज मजबूत थे वैसे ही उनके ही समतुल्य फ्रांसीसी भी मजबूत थे। तो ये तो वही बात हो गई कि एक जंगल में दो शेर, फैक्ट्री भी सूरत में होती, तो ये दोनों को संघर्ष के दोनों के बीच में संघर्ष को उत्पन्न कर देती। तो उसके बीच में इनमें कर्नाटक के युद्ध होते, कर्नाटक वॉर। चलो अगले स्लाइड में नोट करते हैं मुझे अच्छे से, क्योंकि पूछे जाते हैं, अति इम्पोर्टेंट है। ये आपने नोट किए होंगे। कर्नाटक को हेडिंग डालिए, कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब होता है? इम्पोर्टेंट, 1746 से। कारण क्या होता है इसका? इसका कारण होता है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप का एक देश है, उसमें उत्तराधिकार के युद्ध इन दोनों के बीच में होते हैं। उसके वजह से उसका इफेक्ट भारत में, दोनों कंपनियां थी दोनों देशों की, तो उनमें मतभेद था, इसलिए संघर्ष। संधि होती, या फिर अपन जो बात करते हैं कि युद्ध कौन सा हुआ, तो पहले संधि बताता हूँ मैं आपको। एला शाह पहल की, एला शाह पहल संधि। दोस्तों अति इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई, तो एला शाह पहल। और इसमें इस युद्ध का प्रमुख जो युद्ध हुआ, इसमें भी सब युद्ध होता है, वो है सेंट टोमे का युद्ध, सेंट टोमे। ये कब होता है? 1748। तो ये दोस्तों, ये चारों फैक्ट इतने इम्पोर्टेंट है कि कब होता है, क्या कारण था, और कौन से संधि से खत्म होता है, और इसमें जो युद्ध हुआ वो कौन सा था, कब हुआ। दूसरा युद्ध बात करते हैं, द्वितीय कर्नाटक वॉर, द्वितीय कर्नाटक। ये होता है 1749 से 1753। हैदराबाद एंड कर्नाटक के उत्तराधिकार।
ये कारण होता है। इसमें जो संधि होती है वो संधि है पांडिचेरी की, पांडिचेरी। दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बीच में इंपॉर्टेंट युद्ध होता है वो अंबुर का युद्ध, अंबुर का युद्ध जो 1749 में। दोस्तों इस युद्ध में एक और नोट करने योग्य बात है, एक मिनट जैसा कि इस युद्ध में जो फ्रांस जीते थे उसका नेतृत्व करता है लाली, नहीं सॉरी डुप्ले, डुप्ले। और दोस्तों फ्रांसीसियों का सबसे मतलब फ्रांसीसी शक्ति को सबसे मजबूत करने वाला गवर्नर यही था, डुप्ले। और होता यह है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बीच में डुप्ले को बुला लिया जाता है, और जैसे ही डुप्ले को बुला लिया जाता है तो फ्रांसीसी कमज़ोर पड़ जाते हैं, और कमज़ोर पड़ जाते हैं तो ये उसकी पराजय, फ्रांसीसियों की पराजय का कारण है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक फैक्ट जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फ्रांसीसियों की पराजय के क्या कारण थे, तो पहला कारण तो ये था कि नौसैनिक शक्ति कमज़ोर थी, नौसेना कमज़ोर थी फ्रांसीसियों की, अंग्रेजों की तुलना में अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति काफ़ी मजबूत थी। उससे क्या है कि जैसे कि भारतीय जो प्रायद्वीप है, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस जिस तरफ की नौसेना मजबूत होगी वो तीनों तरफ से वार कर सकती है, और तीनों तरफ से वार अगर कोई सेना करने में मजबूत है तो वास्तव में वो प्रायद्वीप जैसे क्षेत्र में तो राज करेगी ही। तो उसका कारण ये है कि भारत में अंग्रेजों की विजय का कारण है कि उसकी नौसेना शक्ति मजबूत थी, उसके पास में अच्छा नेतृत्व था। उसके बाद में प्लासी और बक्सर युद्ध आएगा, उसमें भी नेतृत्वशाली व्यक्ति होते हैं। उसमें एक कारण होता है डुप्ले, डुप्ले को बुला लिया जाता है, ये वास्तव में इसके पास प्रतिभा होती है, परंतु द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बीच में इसको बुला लिया जाता है जिससे कि फ्रांसीसी कमज़ोर पड़ जाते हैं। तीसरा जो युद्ध होता है तृतीय कर्नाटक वॉर, ये होता है 1756 से 63। इसका कारण होता है इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध। उस समय पर इंग्लैंड और फ्रांस में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा होता है, और उसके मद्देनज़र भारत में भी दोनों कंपनियां, दोनों देशों की कंपनियां हैं। तो वास्तव में अगर किसी देश के ऊपर अगर खतरा आएगा तो उस देश के नागरिक भी उसको जरूर, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो वैसा ही हुआ कि कंपनियों भी दोनों के बीच में संघर्ष होता है। पर तृतीय कर्नाटक इसमें युद्ध होता है इम्पोर्टेंट वांडीवाश का युद्ध, वांडीवाश। फिर अपन नोट करेंगे इस वांडीवाश को अलग से क्योंकि अच्छा इम्पोर्टेंट है। और जो ये तीसरा युद्ध कर्नाटक युद्ध समाप्त होता है ये होता है पेरिस की संधि के साथ, पेरिस की संधि। अब आप बोलोगे कि सर आपने बता तो दिया पर समझ में कुछ नहीं आ रहा कि हो क्या गया। तो अपन इसको एक अच्छे से एक बार फ्लो चार्ट में एक बार और मैं समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अति इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये सन भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए सन भी बताना और सन भी याद करना अति इम्पोर्टेंट है। तो उस नज़रिए से ये तीनों युद्ध काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपने देख लीजिए इसको एक बार, फिर उसके बाद एक बार और रिवाइज करते हैं ताकि याद हो जाएंगे। पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में होता है।
कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार होता है। तो युद्ध होता है उसमें सेंट टोमे का युद्ध, और जो संधि होती है वो एला शापेल की संधि होती है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 53 के बीच में होता है। इसमें कर्नाटक और हैदराबाद के बीच में उत्तराधिकार का ये कारण होता है। और इसमें जो हार मतलब फ्रांसीसी पराजित होते हैं, तो उसका कारण ये होता है कि जैसे ही फ्रांसीसी मजबूत हो रहे होते हैं डुप्ले के नेतृत्व में, और उसी समय पर फ्रांसीसी कंपनी द्वारा डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है, जिससे कि लाली इसका नेतृत्व फिर लाली के हाथ में आ जाता है, जिससे कमज़ोर हो जाती है ये और हार जाते हैं। इसकी जो संधि है वो पांडिचेरी की संधि होती है। और तीसरा जो सप्तवर्षीय युद्ध होता है उसका कारण होता है, और पेरिस की संधि के साथ शतक खत्म होता है, और वांडीवाश का युद्ध 1760 में होता है। इस युद्ध में अंग्रेज फ्रांसीसियों को हरा देते हैं, और उसके फ्रांसीसियों की हार के बाद में वो भारत से निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी। तो आपने नोट किया होगा एक बार, और अपन इसको रिवाइज करते हैं। देखो मैं बताता हूँ। पहला फर्स्ट कर्नाटक हुआ, सेकंड, और यह है थर्ड कर्नाटक। ठीक है, टाइम पीरियड पूछा जाएगा इसका 1749 और इसका है 1756 27। कारण पूछे जाते हैं तो कारण हेडिंग डालना है। इसका कारण होता है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। इसका कारण होता है हैदराबाद एंड कर्नाटक का उत्तराधिकार। इसका जो कारण होता है वो सप्तवर्षीय, इंग्लैंड एंड फ्रांस, सप्तवर्षीय। संधि इंपोर्टेंट पूछी जाती है, एला शॉपेल। इसमें पांडिचेरी, और इसमें जो होती है वो होती है पेरिस। अब वो कभी एग्जामिनर आपको घुमा के ये भी पूछ सकता है कि पेरिस की संधि कब हुई। तो दोस्तों वास्तव में जो ये टाइम है ना, अब किसी युद्ध की समाप्ति होगी तो वो किसी न किसी संधि से होगी, और जैसे ही संधि हुई तो युद्ध खत्म हो गया। संधि का मतलब ये है कि जो पक्ष मजबूत होता है वो कमजोर पक्ष पर दबाव डालता है और अपनी बातों को मनवाता है। जैसे कि वो कुछ बोलेंगे कि आप ये कर दो, आपका क्षेत्र मुझे दे दो, अब राजस्व का अधिकार है मुझे दे दो, ऐसा कुछ शर्तें होती। तो ये एला शापेल की संधि वैसे अपन याद कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर में होगी, ये 53 में होगी और ये 63 में होगी, तो ऐसे हो जाए। उसके बाद में युद्ध होते हैं इम्पोर्टेंट, इसमें सेंट टोमे, इसमें होता है अम्बुर्ग, इसमें वांडीवाश। नेतृत्व, इसका कारण हार का होता है, डुप्ले को बुला लेते हैं, डुप्ले। तो दोस्तों ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट कर्नाटक के 3 वॉर जो अति इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो आपको याद हुए हो, आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि फ्रांसीसी एंड अंग्रेज। पहला युद्ध होता है 46 से 48, दूसरा 49 से 53, तीसरा 56 से 63। पहले का कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, दूसरे का हैदराबाद कर्नाटक उत्तराधिकार, तीसरा है सप्तवर्षीय युद्ध
संधियाँ, इनमें जो अगर इनमें भी अगर इम्पोर्टेंट निकाला जाए तो संधि एला शाफे पांडिचेरी पर पेरिस, ये तीनों संधियाँ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में वांडीवाश का युद्ध इम्पोर्टेंट है। और तीसरा इनके टाइम पीरियड से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी एक ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी ये अगर याद रखो तो रख लेना, नहीं तो, और ये तो इम्पोर्टेंट है कि कब हुआ, तो क्या कारण था, संधियां याद करनी अति आवश्यक। और ये युद्ध होते, युद्ध का जो ईयर मैंने आपको बताया 1748 में होता है, ये 49 में। शुरुआत में ही युद्ध ये होता है और ये 1760 में होता है। तो ये आपने नोट कर लेना, हम इसको पॉज करके बाकी अपन आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध है, पूछे जाएंगे, इसलिए अच्छे से कवर किया अपने। फ्रांसीसी की पराजय के कारण, इससे पहले वांडीवाश युद्ध को कंप्लीट कर, वांडीवाश युद्ध 1760 में होता है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों में, और फ्रांसीसियों के मध्य इस युद्ध में अंग्रेज फ्रांसीसियों को हरा देते हैं। फ्रांसीसियों को हराकर भारत से बाहर निकाला, भारत से बाहर निकाला। भारत में सबसे बाद में आने वाले और सबसे पहले जाने वाले यूरोपीय कौन थे, वो फ्रांसीसी थे। तो ये नोट कीजिए, वांडीवाश का युद्ध 1760 में होता है, अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच में होता है, और अंग्रेज फ्रांसीसी को पराजित कर देते हैं और भारत से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार सबसे बाद में आते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि 1664 में आते हैं, और इसके आज 1760 के आसपास भारत से निकल जाए। तो ये रही इसकी कहानी। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आप नोट कीजिए, पॉज करके नोट कर लेना। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अब इनकी पराजय के कारण, तो इसकी अंग्रेजों की नौसेना, अंग्रेजों की श्रेष्ठ नौसेना, जैसा कि मैंने बताया कि भारत प्रायद्वीपीय देश है, जिसकी नौसेना मजबूत होगी वो स्वभाव से ही मजबूत होगा। तो इसमें अंग्रेजों की नौसेना मजबूत थी, तो ये तीनों तरफ से फ्रांसीसियों को घेर सकती थी, और फ्रांसीसियों की नौसेना कमज़ोर थी। इसकी वजह से वो जो ये समुद्र तटीय क्षेत्र है यहाँ पर अपनी पकड़ नहीं बना पाए, और इसकी वजह से हार गए। दूसरा है डुप्ले को वापस बुलाना, पहला कर्नाटक युद्ध का हुआ यही है कि पहला कर्नाटक युद्ध जीता था किन्होंने, फ्रांसीसियों ने, क्योंकि उसका नेतृत्व डुप्ले ने किया था। और दूसरा कर्नाटक युद्ध का नेतृत्व भी शुरुआत में डुप्ले ही कर रहा था, और वास्तव में उस समय पर फ्रांसीसी काफ़ी मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहे थे, पर उसी समय पर डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है फ्रांस, जिससे कि फ्रांसीसी कमज़ोर पड़ जाते हैं और वो उसके पराजय का कारण बनता है। इसके बाद में
कुछ और फैक्ट जैसे नेतृत्व, अंग्रेजों का नेतृत्व श्रेष्ठ था, अंग्रेजों का श्रेष्ठ नेतृत्व। इसका रॉबर्ट क्लाइव, जैसे रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, ये इसके नेतृत्व करता था। वहीं फ्रांसीसी हो गए थे लाली फायरवुड, जो कमजोर थे। तो ये कुछ कारण थे इसके, और ये आप नोट कर सकते हो इनको। अब नोट कीजिए आप, भारत में सहायक संधि वास्तव में डुप्ले, वास्तव में डुप्ले की देन थी, या फिर अपन इस फैक्ट को ऐसे समझ सकते हैं कि जो सहायक संधि का जो सबसे पहले विचार आया था वो डुप्ले के मस्तिष्क में आया था, परंतु इसको वास्तविक रूप से भारत में सहायक संधि डुप्ले की देन थी, परंतु वास्तविक रूप से वेलेजली ने इसको लागू किया, वेलेजली ने लागू। इसके बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट अच्छे से चर्चा करेंगे अपन की ये क्या होती थी। इसके द्वारा देशी राजाओं या भारतीय राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया जाता था, कैसे मिलाया जाता था, क्या प्रोसेस होती थी, वो अपन चर्चा करेंगे। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर आदि को सहायक संधि के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है, वो चर्चा करेंगे अपन, परंतु ये फैक्ट है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि नौसेना की श्रेष्ठता थी उसकी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में थे, वो काफ़ी अपनों ने चर्चा की है। तो आपको कैसा लगा? अब ऐसा करते हैं अपन शुरुआत से ही रिवाइज कर लेते हैं ताकि याद रह जाए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भारत में यूरोपीय कंपनियां कैसे आई और क्यों स्थापित हुई और क्या कारण थे, तो मैंने उसको आपसे चर्चा की थी कि जैसे उस समय पर 15वीं सदी के आसपास पूंजीवादी व्यवस्था का जो प्रचलन था वो प्रारंभ हो गया और परंपरागत कृषि व्यवस्था के स्थान पर पूंजीवादी को अपनाया गया। और पूंजीवाद में अधिकतम लाभ के लिए दृष्टिगत रखते हुए व्यक्ति कार्य करता है, तो उसको वो इसकी वजह से भी भारत की ओर या पूर्व की ओर अग्रसर होना चाहिए। दूसरा, मैंने बताया था कि अनेक आधुनिक खोजें हुई थी, जैसे कंपास, दूरबीन, भाप के इंजन आदि खोजें हुई, जिससे कि बड़ी समुद्री दूरियां आसान हो गई, ये छोटी हो गई। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि मार्को पोलो जैसे व्यक्ति भारत में आते हैं और भारत की धन संपदा का प्रचार प्रसार करते हैं, जिससे कि वो भारत की ओर या पूर्व की ओर अग्रसर होते हैं। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई कि ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भी ये भारत में आते हैं, ये अपनी चर्चा हुई थी। उसके बाद में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। उसके बाद में मैं आपको बताया था कि 20 मई 1498 को वास्को डी गामा निकलता है केप ऑफ गुड होप या अफ्रीका के आशा अंतरिक्ष द्वीप से, और ये भारत के केरल के मालाबार तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। अब्दुल मनीर नामक व्यक्ति उसकी सहायता करता है और जमोरिन राजा उसका स्वागत करता है। ये अपनी चर्चा हुई। इसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि 1492 में कोलंबस अमेरिका को खोज देता है और कैप्टन को ऑस्ट्रेलिया को गोद देता है। ये अपनी चर्चा हुई थी दोस्तों। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य मसाले व्यापार था। पुर्तगाली गवर्नर के बारे में अपनी चर्चा हुई थी। पहला अल्मेडा आता है, दूसरा अल्बुकर्क आता है और तीसरा नीनो डी कुन्ना आता है। मैंने आपको बताया कि ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति अल्मेडा लागू करता है, कोचीन को ये अपना हेडक्वार्टर बनाता है। उसके बाद में जो मैंने ये बताया था अल्बुकर्क गोवा को जीतता है, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जीतता है, ये मैंने आपसे चर्चा की थी। सती प्रथा को प्रतिबंधित करता है, ये बताया था। उसके बाद नीनो डी कुन्हा आता है, ये गोवा को राजधानी बनाता है, ये मैंने अपनी चर्चा हुई थी। इसके बाद में अपने बात हुई थी कि भारत में कुछ जैसे कि तंबाकू, आलू, प्रिंटिंग आदि खोजें आदि आविष्कार जो हुए, ये
पुर्तगालियों की ही देन थी, ये अपनी चर्चा हुई थी दोस्तों। उसके बाद में अपनी बात चली थी, उसके बाद में अपन आए थे डच नीदरलैंड या हॉलैंड की निवासी थे और 1602 में आते हैं और 1605 में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं मछलीपट्टनम, ये अपनी चर्चा हुई। और जो इनकी फैक्ट्री होती है उसको फैक्टर कहा जाता है, इनकी मुद्रा होती है उसको पेबड़ा कहा जाता है, ये अपनी चर्चा हुई थी। इसके बाद में जो आते हैं अंग्रेजों के बारे में मैंने आपको बताया था कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी विक्टोरिया 15 वर्ष के लिए कंपनी को व्यापार की अनुमति देती। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1605 में कैप्टन हॉकिंस आता है और जहांगीर के दरबार में आता है। ये कहानी मैंने बताई थी कि अकबर के लिए आता है, पर अकबर की मृत्यु हो जाती है तो जहांगीर काल में आगरा में आता है और वहाँ से वो फैक्ट्री की अनुमति लेता है, उसको इंग्लिश का फिरंगी खां की उपाधि देता है। कुछ बातें अपनी हुई थी। तो 1608 में प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित होती है, परंतु वो असफल हो जाती है। 1611 में फिर फैक्ट्री स्थापित होती है, वो सफल होती है, ये अपनी चर्चा हुई थी। उसके बाद में 1615 में टॉमस रो आता है, इसके बाद ये भी जहांगीर के कार्यकाल में ही आता है, ये अपनी चर्चा हुई दोस्तों। उसके बाद में जैसे कि आज मैंने आपको बताया है कि आज डेनिश आते हैं और डेनिश के बारे में अपने चर्चा की है कि कब आते हैं, 1616 में आते हैं और फ्रांकोवार में इसका ये हेडक्वार्टर होता है और ये चर्चा हुई है। इसके बाद में अपनी जो बात हुई है फ्रांसीसियों के बीच में हुई, 1664 में आते हैं और जो द इंडस ओरिएंटल इसकी कंपनी का नाम होता है। 1668 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित करते हैं। 3 कर्नाटक वॉर होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, पहला 46 से 48, 1746 से 48। क्या कारण था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार पहला शॉपेल की संधि के साथ खत्म होता है, सेंट टोमे का युद्ध होता है। दूसरा जो मैंने बताया 1749 और 1753, इसका कारण होता है कर्नाटक और हैदराबाद के बीच उत्तराधिकार। उसके बाद में पांडिचेरी की संधि होती और अंबुर का युद्ध होता है, ये अपनी चर्चा हुई। इसका डोपले को बुला लिया जाता है इससे कि वो पराजित हो जाता है, कमजोर हो जाते हैं। उसके बाद में तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो मैंने बताया कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा होता है, उसका कारण होता है वो बताया था मैंने। तो उसकी वजह से होता है 1756 से 63 के बीच, वो अपनी चर्चा हुई थी। और उसमें जो संधि होती है वो पेरिस की संधि होती है और महत्वपूर्ण युद्ध होता है वांडीवाश का, ये अपनी चर्चा हुई। ये अपने 3 युद्ध हुए। उसके बाद में मैंने वांडीवाश का युद्ध बताया 1760 में होता है। अंग्रेज जीत जाते हैं और फ्रांसीसियों को भारत से बाहर निकाल देते हैं और ये अंग्रेजों की श्रेष्ठता के कारण मैंने आपको बताया कि नौसेना उसकी श्रेष्ठ थी। उसके बाद में उसकी जो नेतृत्व उसका कुशल था। उसके बाद में मैंने आपको बताया ये कुछ कारण मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ऐसा हुआ। उसके बाद डोपला को बुला लिया जाता है, ये कहानी हुई अपनी ख़त्म। तो आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि लेक्चर कैसा लगा और कैसी चल रही है अपनी कहानी। अपन आगे कल इन 4-5 कंपनियों को एक डायग्राम में फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे और कल अपना ये टॉपिक ख़त्म करेंगे। उसके बाद में अपन अंग्रेजों के ऊपर अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों के बारे में 1756 जैसे प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध, ये बहुत अच्छी कहानियाँ हैं जो अपन यहीं से स्टार्ट होते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री 1947 तक अपनी कहानी शुरू हुई। तो ये यहीं से चलते हैं हम धीरे धीरे। आज का अपना कैसा लगा लेक्चर, कैसी रही क्लास, कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।